डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेज़रमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मेज़रमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस हम कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट, इस चीज़ को याद रखो कि जब हम मेज़रमेंट लॉन्ग डिस्टेंसेस का करते हैं तो इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं समझाता हूँ रिकॉर्डिंग में, वो चीज़ मैं तुम्हें एक कॉपी भी भेज दे रहा हूँ आज से व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसको नोट भी कर लो। तो नोट करने से क्या है कि जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तो वो और अच्छे से क्लियर कट लिखा मिलेगा तुम्हें। तो ये जो मेज़रमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, अब तुम लॉन्ग डिस्टेंसेस को तुम्हें स्टूडेंट जैसे कि मेज़र करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि तुम लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र कैसे करोगे, क्योंकि तुम तो सपोज़ यहाँ पे बैठे हो। अब समझ लो तुम्हें सामने एक माउंटेन है, तो लंबा इतना बड़ा मीटर लेके तो जाओगे नहीं मेज़र करना। तो सिंपल हम एक मैथ्स यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? मैथ्स के फार्मूले यूज़ करते हैं। तो जैसे डायग्राम में देखो, मैंने एक माउंटेन बनाया। क्या बनाया हूँ? माउंटेन बनाया हूँ। और उस माउंटेन के डिस्टेंस समझ लो कि नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हें दिख रही हो खींची, वहाँ से मेरे को मेज़र करना है। अब मैं मेज़र कैसे करूँगा? तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है, मैं सपोज़ करूँ मेरे पास बुलेट है, मैंने बुलेट फायर किया। तो बुलेट को नहीं देखना कहाँ गई है। जब बुलेट फायर करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो तुम्हें क्या करना, वो साउंड जैसे ही प्रोड्यूस होगी और उसके बाद थोड़े देर बाद एक रिपीट वाली साउंड प्रोड्यूस होगी, उसको तुम्हें सुनना है। वो कहलाती इको। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही तुम बुलेट फायर करते हो तो साउंड है तुम्हारी माउंटेन की ओर जाएगी। मैं बुलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउंड की कर रहा हूँ। जो बुलेट से साउंड प्रोड्यूस हुई वो माउंटेन की ओर जाएगी, माउंटेन से टकरा के वापस तुम्हारे कान तक, ईयर तक आएगी। वो टोटल टाइम तुम्हें स्टूडेंट मेज़र कर लेना। क्या करना? वो टोटल टाइम मेज़र कर लेना। समझ लो टाइम को मैंने टी ले लिया है। अब समझ लो वेलोसिटी जो साउंड की है तुम्हारी वो v है। समझ लो स्टूडेंट, जो वेलोसिटी साउंड की है वो v है। तो v जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होने से क्या होगा, जब हम v को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस जाने आने दोनों की मिलेगी। क्योंकि टाइम हम क्या लिए हैं? साउंड जाने और वापस आने, ये दोनों का समय लिए। तो जब डिस्टेंस क्या होती है? वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जाने आने दोनों की हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। और जहाँ हमें केवल निकाला माउंटेन की डिस्टेंस, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट क्या देख रहे हो कि मैंने क्या किया? v इंटू टी जो डिस्टेंस है इसको 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें एक साइड की डिस्टेंस लेना है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज़ की क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। और ये जो मेथड कहलाती, क्या कहलाती? इको मेथड कहलाती है। कौन सी मेथड कहलाती? इको मेथड कहते हैं, क्योंकि हम इको सुन के मेज़र करते हैं। इको माने क्या होता है तुम्हें बताएं? जैसे कि तुम्हें कहीं पे मैच, स्टेडियम में मैच देखने गए। अब तुम जब उसका नाम क्या, वहाँ पे कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो तुम देखना सामने की दीवार से टकरा के भी साउंड तुम्हारे कान तक आएगी। वो कहलाता इको कहलाता। माने इको क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ साउंड आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इको। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इको बोलते हैं। तो ये तुम्हारा इको स्टूडेंट्स हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है स्टूडेंट, इको तुम्हारा ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है तुम्हारा रेडार। क्या होता है? क्या होता है? रेडार। अब यहाँ स्टूडेंट देखो, रेडार का मतलब क्या होता है। जैसे अभी तुमने पढ़ लिया इको मेथड, तुमने पढ़ लिया। कौन सी मेथड पढ़ लिया? इको मेथड पढ़ लिया। तो इको मेथड जैसी ही सेम है रेडार, बस हल्का सा डिफरेंस इसमें आ जाता है। अब इधर देखो, पहले तो रेडार का मतलब क्या होता है? रेडार मीन्स होता है वेव। देखो मैंने लिखा हूँ, रेडार वेव एंड डिटेक्शन, वेव डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आर से माने रेडियो वेव, आर ए। डी से डिटेक्शन एंड रेंजिंग, कैपिटल आर मीन्स रेंजिंग। रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है रेडार का। अब समझ लो हमें निकालना है
फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन। दिख रहा है तुम एक एरो में बनाया हूँ, प्लेन को बता रहा, और नीचे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ से एरोप्लेन को देख रहे हैं। समझ लो हमें एरोप्लेन कितने डिस्टेंस पे है हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, रेडियो वेव प्लेन की ओर भेजते हैं। कौन सी वेव हम भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं प्लेन की ओर, रेडियो वेव को हम ट्रांसमिट करते हैं। जैसे ही हम ये रेडियो वेव को प्लेन की ओर ट्रांसमिट करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, रेडियो वेव प्लेन से टकरा के वापस आती है। रेडियो वेव क्या होती है, प्लेन से टकरा के वापस आती है। ये जब रेडियो वेव तुम्हारी प्लेन से टकरा के वापस आती है स्टूडेंट्स है, तो क्या होता है स्टूडेंट, फिर वही चीज़ है तुम्हारी, रेडियो वेव गई, टकराएगी प्लेन से, वापस आएगी रिफ्लेक्ट होगी। वो टाइम हम मेज़र कर लेंगे जैसे कि इसके पहले केस में मेज़र किए थे, माने रेडियो वेव का जाना और आने का टाइम। अब तुम सोच रहे होगे जाने और आने का टाइम हम मेज़र कैसे करेंगे। तो एक डिवाइस रहती है रेडार, वो हमारी अर्थ पे रहती है, हम उसको यूज़ करते हैं। वो उसमें ट्रांसमीटर एक रहता है और एक रिसीवर। जैसे ही वेव जाती है प्लेन की ओर, ट्रांसमिट होती है, वो टाइम हम मेज़र कर लेते हैं उस डिवाइस से। और एक रिसीवर लगा होता है, जब वेव आती है उसको रिसीव कर लेते हैं, और ये टाइम हम मेज़र कर लेते हैं ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग के बीच कितना टाइम लगा। समझ लो टाइम टी है। तो देखो ये टाइम है बिटवीन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग ऑफ द वेव, ये टी टाइम लगा। अब हमारा समझ लो जो रेडियो वेव उसकी वेलोसिटी v है, तो v इंटू टी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिस्टेंस हो जाएगी। v इंटू टी तुम्हारी डिस्टेंस हो गई, इसको तुम 2 से डिवाइड कर दोगे। 2 से फिर डिवाइड क्योंकि बिल्कुल सेम पहले वाला केस है, क्योंकि तुम जाने और आने दोनों का टाइम नोट कर रहे हो, तो जो डिस्टेंस मिलेगी जाने आने दोनों की मिलेगी। हमें ये एक साइड की डिस्टेंस, इसलिए 2 से हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार तुमने स्टूडेंट क्या पढ़ लिया, रेडार के बारे में पढ़ लिया। अब स्टूडेंट रेडार के पढ़ने के बाद नेक्स्ट देख रहे हो तुम्हारा क्या है, सोनार। तो ये पहले 3 डेरिवेशन है, जो नंबर 1 जो लिखा है इको मेथड, दूसरा मैंने रेडार लिखा है, और तीसरा लिखा है मैंने सोनार। ये तीनों सेम है, बस अलग अलग चीज़ की डिस्टेंस हम नाप रहे हैं। पहले हमने माउंटेन की नापे थे, रेडार से एरोप्लेन की नापे थे, और सोनार से पानी के अंदर चीज़ की नापते हैं। किसकी मेज़र करते हैं डिस्टेंस हम, विच आर लाइंग इनसाइड द वाटर, उनकी डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं। तो अब स्टूडेंट हमारा आता है सोनार आता है। अब स्टूडेंट ध्यान दो, सोनार में क्या देख रहे हो तुम्हारे, ये एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें जो ऐसे वेव बनी हुई सी का लेवल है, समुद्र का सरफेस है, और नीचे समुद्र के अंदर एक रॉक दिख रही होगी डायग्राम में तुम्हें, क्या दिख रही, रॉक, चट्टान। समझ लो पानी के अंदर हमें क्या दिख रहा है, रॉक की डिस्टेंस निकालना, कितने डेप्थ पे रॉक है सी लेवल के नीचे। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, सी लेवल पे इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, माने बोट में, उसको बोलते हैं सोनार। उसका सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसे रेडार का था रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऐसे सोनार मीन्स क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड नेविगेशन। आर कैपिटल आर मीन्स रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोलते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ क्या देख रहे हो, तुम्हें सी लेवल दिख रहा है, नीचे रॉक दिख रही है, तुम्हें रॉक की डिस्टेंस निकालना है। अब स्टूडेंट जैसे ही तुम्हें रॉक की डिस्टेंस निकालना है, तुमने क्या किया, सी पे लेवल में क्या रहेगा तुम्हारा, एक बोट रहेगा, बोट में क्या रहेगा तुम्हारा, एक ट्रांसमीटर और सोनार लगा रहता। सोनार में क्या लगा रहता, ट्रांसमीटर और रिसीवर। वो ट्रांसमीटर से जो सोनार में लगा है तुम एक अल्ट्रासाउंड वेव भेजोगे, अल्ट्रासाउंड वेव भेजोगे जो रॉक की ओर जाएगी और रॉक से टकरा के वापस आएगी। जैसे ही वापस आएगी तो सोनार में एक रिसीवर लगा रहता है, उसको डिटेक्ट कर लेगा। फिर तुम्हें क्या करना, कब वेव ट्रांसमिट किए थे और कब वेव रिसीव हो रही, दोनों के बीच का टाइम समझ लो टी है। और जो साउंड उसकी जो है तुम्हारी अल्ट्रासाउंड की वेलोसिटी v है, तो इस मामले में v इंटू टी तुम लिख लो, उसको t2 से डिवाइड तुम कर दो, तो v इंटू टी लिखने के बाद 2 से डिवाइड कर दो, तो वो डिस्टेंस किसकी हो जाएगी, केवल रॉक की डिस्टेंस हो जाएगी स्टूडेंट।
तो इस प्रकार हम रॉक की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या कोई भी अंडरग्राउंड रॉक की जगह कोई दूसरी भी चीज़ें, सबमरीन, कोई तुम्हारा एनिमी है, शत्रु, उसकी सबमरीन जा रही पानी के अंदर और तुम्हें देखना कितने डेप्थ में जा रही है, तो इस फॉर्मूले S=V/T/2 से उसकी डिस्टेंस हम नाप सकते हैं। तो इस प्रकार हमने स्टूडेंट देख लिया सोनार क्या होता है, 3 चीज़ें बिल्कुल लगभग एक जैसी। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमें, अब देखो अगला क्या दिया, वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट मेथड, इसको बोलते हैं ट्रेंगुलेशन मेथड बोलते हैं। कौन सी मेथड बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रेंगुलेशन मेथड बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे ट्रेंगुलेशन मेथड क्या होती है। इधर देखो, ट्रेंगुलेशन मेथड इसमें लिख लेना, ये ट्रायंगल बना है, मैं लिखना भूल गया हूँ। ये भी मेथड हाई डिस्टेंस या हाइट ऑफ द टावर नापने के लिए यूज़ होती है, क्योंकि टावर की हाइट बहुत होती है। अब समझ लो हमारे बिजली का खंभा सामने लगा हुआ है ना, बिजली का क्या लगा हुआ, खंभा लगा हुआ है, और तुम्हें इस बिजली के खंभे की ऊंचाई हाइट नापना है। तो स्टूडेंट तुम कैसे नापोगे, क्वेश्चन ये आता है। तो स्टूडेंट ध्यान दो, ये जैसे तुम्हारा बिजली का एक खंभा है, उसकी तुम्हें हाइट निकालना है, और तुम इसकी बिजली के खंभे की हाइट कैसे निकालोगे स्टूडेंट? तो बिजली के खंभे की हाइट निकालने के लिए क्या होता है कि तुमने सामने एक बिजली का पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है तुम्हारा। अब इस इलेक्ट्रिक पोल की तुम्हें हाइट निकालना है। तो ए भी एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये मेथड को ट्रेंगुलेशन मेथड बोलते हैं, मैं लिखा नहीं हूँ। तो इसकी हाइट निकालना है। तो तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो। अब तुमने क्या किया, वहाँ पॉइंट सी से उसको देख रहे हो, टॉप ए को। ए जो है टॉप का पोर्शन है टावर का, उसको पॉइंट सी से तुमने देखा टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप में भी एक मेज़रमेंट स्केल आती है, मेजरिंग स्केल, उससे तुम एंगल नाप सकते हो। पॉइंट ए सी बी एंगल ए सी बी तुम नाप सकते हो। ये तुम एंगल ए सी बी को टेलीस्कोप से नाप लोगे स्टूडेंट। अब तुमने जैसे ही एंगल ए सी बी को नापा, तो क्या स्टूडेंट ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे ट्रायंगल तुमने ए सी बी का मेज़रमेंट किया। तुमने जब ट्रायंगल ए सी बी का मेज़रमेंट किया, सपोज स्टूडेंट वो तुम्हारा एंगल क्या है, थीटा है। एंगल कितना है, थीटा है। तो तुमने अब फार्मूला लगाया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब एंगल, एक चीज़ याद रखो स्टूडेंट, एंगल कैसे नापोगे, पॉइंट सी से तुमने पॉइंट ए को देखा, तो वही टेलीस्कोप में एक मेजरिंग स्केल भी लगी रहती है, उससे एंगल नाप लेते हैं, उसको सेक्सेंट बोलते हैं। जब टेलीस्कोप में मेजरिंग स्केल लगी रहती है तो उसको टेलीस्कोप नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, सेक्सेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट क्या दिए कि हम इससे एंगल को नापे। जैसे हमने इससे एंगल को नापा स्टूडेंट, तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान दो कि tan थीटा फार्मूला लगाया हमने। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तुम्हारा ए बी है और बेस है बी सी। तो tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हो गया। तो अब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी tan थीटा। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी tan थीटा तुम्हारा हो गया। तो बी सी tan थीटा हो गया। अब तो ए बी एच है, तो एच इक्वल टू क्या हो गया, बी सी tan थीटा। तो अब क्या इधर ध्यान दो रहे हो, तो एच तुम हाइट निकल गई तुम्हारी, एच इक्वल टू बी सी tan थीटा। थीटा कौन नाप लेगा, तुम्हारा सेक्सेंट जो डिवाइस लगी है, किसमें लगी, टेलीस्कोप में, उससे थीटा नाप लिए। बी सी तुम पैदल चल के टावर तक नाप सकते हो, क्योंकि सी ओ बी पॉइंट अर्थ पे है, तो वो तो पैदल चल के वो डिस्टेंस नाप सकते हो। मेन क्या है, तुम खंबे में चढ़ते नहीं बनता, तो तुम हाइट कैसे नापोगे, तो वो समस्या तुम्हारी इससे दूर हुई। तो क्या स्टूडेंट तुम्हारा हुआ, तो एच इक्वल टू बी सी tan थीटा तुम्हारा आ गया। अब नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पे एक दूसरी मेथड। अब दूसरी देखो, अगर यहाँ तो क्या है, पॉइंट सी और बी तुम्हारे पैदल चल के पहुँच रहे हो। समझ लो सेकंड डायग्राम देखो, उसमें तुम देख रहे हो कि 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। वहाँ दूसरी प्रॉब्लम है, तुम्हें ए बी टावर है, जैसे ए बी पोल है, खंबा कोई है या टावर समझ लो, और तुम्हें उसकी हाइट नापना। लेकिन सी पॉइंट में तुम खड़े हो और बी और सी पॉइंट के बीच में नदी है, बी और सी पॉइंट के बीच में नदी है। तो उस केस में तुम नदी के अंदर चल के तो जाओगे नहीं नदी से, बी सी डिस्टेंस तुम नाप नहीं पाओगे।
क्योंकि सेकंड डायग्राम में क्या है, जो पोल तुम्हारा नदी के उधर है और पॉइंट सी पे तुम खड़े हो, तो बी सी डिस्टेंस के लिए तुम्हें नदी से चलना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। उसके लिए हम मैथ्स की दूसरा 2 ट्रायंगल यूज़ करते हैं। कितने ट्रायंगल हम यूज़ करते हैं? 2 ट्रायंगल यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, जब हम 2 ट्रायंगल यूज़ करते हैं यहाँ पे हैं, तो क्या यहाँ पे हो रहा है, 2 ट्रायंगल हमने स्टूडेंट यूज़ किया। तो यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, जब हम 2 ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं तो पहले ट्रायंगल है तुम्हारा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है दूसरा ए बी डी। दोनों हम अलग अलग tan का रेशियो लगाते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ट्रायंगल पे लगाया, पहला ट्रायंगल तुम्हारा क्या है स्टूडेंट, जैसे आया कि tan थीटा वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच परपेंडिकुलर अपान बेस एच अपान बी सी। हाइट ए बी एच है परपेंडिकुलर और बेस बी सी है, तो एच अपान बी सी हो गया। तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा, एच अपान tan थीटा वन हो गया। तो बी सी कितना हो गया, एच अपान tan थीटा वन। और 1 अपान tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। 1 अपान tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कॉट थीटा वन हो गया। सिमिलरली ऐसे दूसरा ट्रायंगल लो तुम, उसमें tan थीटा टू लोगे, तो tan थीटा टू लोगे तो क्या आएगा, एच अपान बी डी आएगा, एच अपान बी डी। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान tan थीटा टू और 1 अपान tan थीटा टू क्या होता है, कॉट थीटा टू होता है। तो जो बी डी तुम्हारा आ जाएगा, एच कॉट थीटा टू आ जाएगा। अच्छा, अब तुम बी डी माइनस बी सी कर दो, क्या कर दो, बी डी माइनस बी सी कर दो, तो वो क्या होता है, सी डी होता है। बी डी माइनस बी सी, सी डी हो गया। तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन, माने बी डी माइनस बी सी कितना है, एच कॉमन ले लो, तो एच कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन। तो एच कितना आ गया तुम्हारा स्टूडेंट, सी डी अपान कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दो, जो सी डी डिस्टेंस है तुम्हारी नदी के एक ही साइड है, तो तुम पैदल चल के वो डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, तुम नाप सकते हो। तो ये जो डिस्टेंस तुम्हारी आ रही है वो एक ही साइड आ रही है, उसको तुम पैदल चल के क्या कर सकते हो, नाप सकते हो। तो इस प्रकार स्टूडेंट तुम क्या किए कि ट्रायंगुलेशन मेथड से दोनों केस में, जब तुम क्या है कि पॉइंट तुम्हारा जो टावर है जिधर तुम खड़े उसी साइड हो तो पहले डायग्राम से, और अगर टावर के समझ लो नदी के दूसरे तरफ है और तुम्हें नदी की इसी साइड खड़े होकर नापना है, तो सेकंड डायग्राम यूज़ करोगे। तो ये मेथड जो है इसको लिख लेना नाम, क्योंकि मैं नाम लिखना भूल गया हूँ। ट्रायंगुलेशन मेथड कहलाती है। कौन सी मेथड कहलाती है, ट्रायंगुलेशन मेथड कहलाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो स्टूडेंट्स है पैरेलक्स मेथड। तो अभी तो तुम अर्थ में जो ऑब्जेक्ट है दूर दूर, जैसे माउंटेन हुआ, फिर अर्थ में पास में प्लेन चल रहा है, इनकी डिस्टेंस नापे। लेकिन अब लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत दूर की डिस्टेंस, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की तुम्हें डिस्टेंस नापना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट। तो अब हमारा आता है कि हाउ वी विल मेजर द डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे नापोगे। तो उसमें जो पहली मेथड है वो है पैरेलक्स मेथड। एक ही मेथड है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को मेजर करने की, वो है पैरेलक्स मेथड। तो टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान दो, इस मेथड में क्या है, देखो तुम्हें एक डायग्राम दिख रहा होगा। तुम्हें क्या स्टूडेंट इसमें दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है। तो इस डायग्राम में क्या देख रहे हो स्टूडेंट, क्या देख रहे होगे तुम कि यहाँ पे इस डायग्राम में ये तुम्हारा एक प्लेनेट स्टार है, एक प्लेनेट है एस प्लेनेट है, और हमारा ए बी जो है वो तुम्हारे लेफ्ट, हमने अपनी आँख से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं, हम अपनी आँख से देख रहे हैं। तो जैसे ही हम अपनी आँख से देखेंगे तो लेफ़्ट आई समझ लो ए पॉइंट पे और राइट आई तुम्हारी पॉइंट बी पे है। तो स्टूडेंट इसमें क्या देख रहे हो तुम, सपोज़ करो तुम्हारी जो लेफ़्ट आई है वो ए पॉइंट पे है और तुम्हारी राइट आई जो है वो पॉइंट बी पे है, तुम्हारी बी पे है, और वो एस पॉइंट पे एंगल थीटा बना रही है। तो लेफ़्ट आई ए पॉइंट पे है
राइट आई बी पॉइंट पे, लेफ्ट और राइट आई के बीच की डिस्टेंस बी है, और एस पॉइंट पे एंगल थीटा बना रही है स्टूडेंट। तो हमारा फार्मूला क्या होता, देखो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा हो गया, फिर फार्मूले में इक्वल टू आर्क न्यूमरेटर में होती है तो आर्क बी हो गई, और रेडियस मानी डिस्टेंस हो गई ए एस, तो वो डी ले लिया हमने। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा। तो डी इक्वल टू बी अपॉन थीटा जो बन गया वो डिस्टेंस हो गया स्टार का। अब तुम सोच रहे हो कि हमारे तो काम नहीं, बस हो गया, हमारा आंसर आ गया, हमने डी निकाल लिया। अच्छा, डिस्टेंस इस निकालने के लिए डी हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही, बी और थीटा की। तो लेफ़्ट राइट आई के बीच की डिस्टेंस बी है, बी जो दिख रहा है लेफ़्ट और राइट आई के बीच की डिस्टेंस, वो तो हम डायरेक्ट नाप सकते हैं हमारे दोनों आँख के बीच की डिस्टेंस कितनी स्केल से। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा थीटा कैसे नापोगे। अब देखो तुम्हारे दोनों आँख के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, और जैसे जैसे दूर की चीज़ देखोगे तो वो जो थीटा एंगल बन रहा हो नहीं के बराबर रहेगा। सपोज करो तुम चंद्रमा को देखते हो अपनी आँख से, तो तुम्हारी दोनों आँख से जो चंद्रमा पे एंगल बनता है इतना कम बनेगा कि तुम्हें लगेगा कि चंद्रमा क्या हो रहा है, चंद्रमा रेस्ट में है, मूव ही नहीं कर रहा है। माने जितनी दूर की चीज़ है उतनी एंगल जो थीटा इतना कम बनता है, पास में बड़ा बनता है। जैसे कि समझ लो तुम ट्रेन से जा रहे हो, कोई आदमी तुम्हारे पास में खड़ा है तो तुम्हें उसका नाम क्या है, वो चलने लगेगा आदमी अगर, तो तुम्हें दिखेगा चलता हुआ। लेकिन दूर का आदमी अगर तुम आँख से देख रहे हो तो लगभग वो रेस्ट में दिखेगा। और ये जो चंद्रमा या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर है, तो वो एंगल थीटा जो लेफ़्ट और राइट आई से बनेगा पॉइंट एस पे स्टूडेंट, वो इतना कम होगा कि तुम उस एंगल को देख नहीं पाओगे। तुम एंगल को देख नहीं माने नहीं के बराबर होगा। अब जब तुम यहाँ से नापोगे, इस यहाँ टेलीस्कोप समझ लो, तुम्हारा ए और बी पॉइंट पे क्या है, टेलीस्कोप लगा है। जो लेफ़्ट राइट आई जो बोल रहा हूँ वो टेलीस्कोप से देख रहे हो इस पॉइंट को। तो टेलीस्कोप में मेजरिंग स्केल है, उससे एंगल थीटा तुम्हें नापना। तुम वहाँ चंद्रमा में जाके तो नापोगे नहीं एंगल, तो तुम यहाँ पे जहाँ ए और बी पॉइंट लिखा हुआ टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से तुमने नापा तो जो एंगल इतना कम है कि एक ही पॉइंट दिखेगा, एंगल नहीं दिखेगा, तो थीटा नहीं नाप पाओगे। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम थीटा कैसे नापेंगे। बी तो नाप लोगे स्केल से, लेफ़्ट और आई के बीच में। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका निकालते हैं। जो ए और बी पॉइंट जो है वो हम आँख से नहीं देख रहे हैं इस पॉइंट को, हम एक पॉइंट ए अर्थ के एक छोर पे ले लेते हैं, एक एच पे, और दूसरे एच पे ले लेते हैं पॉइंट बी अर्थ के। तो अर्थ के सरफेस पे बहुत दूर दूर दो पॉइंट ले लिए, ए पॉइंट बहुत दूर पे ले लिया 1000 किलोमीटर पे समझ लो, और बी पॉइंट दूसरे एंड पे ले लिया 1000 किलोमीटर। माने ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बहुत 1000 किलोमीटर। अब हमने एस पॉइंट को देखा तो एंगल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हम ए बी की डिस्टेंस बढ़ा दिए, तो जो एंगल थीटा वो तुम्हारा क्या हो गया, बढ़ गया। अब स्टूडेंट ध्यान दो, जब ये एंगल तुम्हारा बहुत बढ़ गया तो इस एंगल के बढ़ जाने से क्या स्टूडेंट्स हो रहा है तुम्हारा कि अब तुम एंगल नाप सकते हो, लेकिन अभी भी एक समस्या आ रही है। तुम एंगल तब नाप पाओगे क्योंकि ए और बी पॉइंट जो तुम्हारे हैं वो एक ही स्केल वहाँ तक जाए, माने जो टेलीस्कोप लगा है उतना बड़ा हो कि ए और बी पॉइंट उसके मुंह के अंदर आ जाए, जो टेलीस्कोप के माउथ के, तभी तुम एस पॉइंट को नापोगे, तभी तो स्केल से नापोगे वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस। तो इतना बड़ा टेलीस्कोप तो तुम बना नहीं सकते, तो ये समस्या भी आ गई, ऐसे भी हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने किया, दूसरा मेथड निकाला एंगल नापने का। उनने क्या किया, बहुत दूर का एक स्टार देखा। तो स्टूडेंट ध्यान देखो, जो बहुत दूर के जो स्टार होते हैं स्टूडेंट, जो बहुत दूर के रहते हैं, वो चाहे तुम अपने जबलपुर में रह रहे हो तो वहाँ से भी देखोगे सिर के ऊपर दिखेंगे, चाहे नैनपुर से देखो, चाहे दिल्ली से देखो, कहीं से भी देखो, क्योंकि इतने दूर हो जाते हैं, उनकी पोजीशन हमारे रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, वो हमें एक ही पॉइंट पे दिखेंगे। तो ये कहने का मतलब है, चाहे ए से देखो चाहे बी से देखो, स्टार तुम्हें वही जगह दिखेगा। अब तुम्हारा क्या है, स्टार है, अब तुम स्टार से लेके ए पॉइंट से होते हुए एस तक जाओ तो तुम्हें θ1 एंगल दिख रहा होगा। ये एंगल तुम्हारा क्या स्टूडेंट देख रहे हो, तुम मेज़र कर सकते हो।
ये एंगल टेलीस्कोप ए पॉइंट पे लगा लिए, उससे एंगल मेज़र कर लोगे। अच्छा, फिर ऐसे बी पॉइंट पे टेलीस्कोप रखो, थीटा एंगल थीटा 2 मेज़र कर लो, उसको ठीक कर लेना। गलती से मैं दूसरे साइड पे थीटा 1 लिख दिया, ये एंगल थीटा 2 है। अब क्या है, जो एस पॉइंट अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, ये थीटा 1 है तो एस पॉइंट के में जो लिखा है थीटा एंगल, उसके जस्ट नीचे देखो थीटा 1 लिखा, अल्टरनेट एंगल है। ऐसे ही एस पॉइंट के जस्ट नीचे देखो एंगल थीटा 2 लिखा है, वो भी अल्टरनेट एंगल है। तो थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल हो गया। तो इस प्रकार जो हमारी समस्या थी, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये फार्मूले में थीटा कितना हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हम बी भी नाप सकते हैं, क्योंकि अर्थ में तो हम कहीं भी जाके डिस्टेंस नाप सकते हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इनडायरेक्टली नापे, और इस फार्मूले से डी माने डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट आ गई। थैंक्स स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।